तो अभी लास्ट वीडियो में बच्चों आपने ये तो जान लिया कि आखिरकार ये शीत युद्ध क्या था, किस विचारधारा को लेकर ये संघर्ष बना हुआ था और किन देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ था और आखिर में किस देश की जीत हुई थी। तो ये सब चीजें आपने इस वीडियो में जान ली थी। आज की इस वीडियो में जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि आप ये बात तो अब अच्छे तरीके से जान ही चुके हो कि 1945 में जहां पर कोल्ड वार की शुरुआत हुई, तो आफ्टर अ 2 ईयर 15 अगस्त 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी। जब भारत आजाद हुआ था बच्चों, तो भारत के सामने अपने ही कुछ ऐसे मसले थे जिसे वह पूरा करना चाह रहा था और ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे संविधान का निर्माण करना, जो वर्ग अलग हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसमें एकता बनाए रखना, साथ ही जो एजुकेशन थी उसे बढ़ावा देना और लोगों को इस तरीके के अधिकार प्रोवाइड करवाना ताकि जो भारत ने 200 सालों तक ये जुल्म सहा था उपनिवेश का, वह अब ना सह सके। लोगों को ऐसे अधिकार मिले ताकि वह अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र समझ सके या मान सके। तो भारत के इंटरनली मसले तो कुछ ऐसे थे ही, लेकिन भारत के सामने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यानी कि विश्व राजनीति में एक मसला यह भी था कि ये जो सुपर पावर थी ना अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि अलग अलग विचारधाराओं से रिलेटेड थी, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी, तो भारत के सामने यह ऑप्शन था कि वह किस विचारधारा को अपनाए। अगर वह अमेरिका के साथ जाता है तो जो सोवियत संघ है वो बुरा मान जाएगा, अगर वह सोवियत संघ के साथ जाता है तो जो अमेरिका है वो बुरा मान जाएगा। तो इतनी बड़ी चुनौती भारत के सामने तो थी, तो भारत ने अपने आप को क्या रखा, सेपरेट रखा इन दोनों ही सुपर पावर से। और उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी थी यानी कि जो विदेश नीति थी, वह उसने गुट निरपेक्षता को आधार माना था। 1956 में 3 देशों के नेता, भारत की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र की तरफ से गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया की तरफ से जोसेफ ब्रोज टिटो ने एक सफल बैठक करी थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। 1961 में बच्चों गुट निरपेक्षता का पहला आंदोलन हुआ था बेलग्रेड की राजधानी यूगोस्लाविया में, जिसमें टोटल 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो कंट्री थी वो स्पेशली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से रिलेटेड थी। आप ये मान सकते हो ये वो देश थे जो नए नए आजाद हुए थे। तो अब यहां पर सवाल ये आता है कि ये जो गुट निरपेक्षता आंदोलन था, इसका काम केवल यही था कि अपने आप को गुटों से सिर्फ बचाए रखना, किसी भी गुट में शामिल ना होना? क्या इसका आगे भी कोई पर्पस रहा जिसके अंदर वह अपने आर्थिक विकास के ऊपर बल दे? तो ये सब चीजें बच्चों आपको आज के इस वीडियो में सभी अच्छे तरीके से जानने को मिलेगी। तो आप पहले की तरह वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, नोट्स रजिस्टर अपने साथ लेके बैठिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। तो बच्चों यहाँ पर आप एक बार वर्ल्ड मैप के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ देखिए ये है यूएसए और इस साइड है आपका यूएसएसआर। अब जो ये ब्लू में जो लिखा हुआ है इंडिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, तो इन्हीं कंट्री के ऊपर ये जो हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके ऊपर सारी बात कही जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, इससे क्या है आपको काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। अफ्रीका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, आप याद रखिएगा। इंडिया जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट था, जो परिणाम था, उसमें शीत युद्ध के कारण दुनिया 2 खेमों में बढ़ गई थी। और इस संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए जो आजाद देश हुए थे, जिसके अंदर भारत भी शामिल था, उनको तीसरा विकल्प दिया था, थर्ड ऑप्शन दिया था कि वह दोनों ही महाशक्तियों के गुटों से, जो ग्रुप्स थे, उनसे अलग रहे। तो अब बात आती है कि आखिरकार गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, गुट निरपेक्षता के अगर अर्थ की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका आंसर आपको आने वाले टाइम में अभी पता चल जाएगा। हालांकि अगर इसका एक सामान्य स्तर पे बात की जाए तो देखिए, किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपने आप को गुटों से बचाए रखना और जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उस पे अपना स्वतंत्र यानी कि एक तरीके से लिबरल होके अपना मत रखना, तो ये गुट निरपेक्षता का अर्थ कहलाता है सिंपल भाषा में। आई होप कि आपको इतना तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव थी ना, वह 1955 में बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये इंडोनेशिया में जगह है, ठीक है। तो यहां पर हुआ था, इसमें ही इस सम्मेलन की नींव रख दी गई थी। तो इसी सम्मेलन के अंदर, जिसे एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, तो इसी टाइम रख दी गई थी कि हम एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करेंगे
जो कि इन महाशक्तियों से सेफ रहे। तो इस आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे उनके जो नाम थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो बच्चों यहां से जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना वो सारे 1 और 2 मार्क्स से रिलेटेड होंगे और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन सदस्यों के नाम। तो देखिए सबसे पहले जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनका जो शासनकाल था वह 1947 से लेकर 1964 के बीच में रहा है और सबसे लंबा टाइम पीरियड भी प्रधानमंत्री का भारत के अंदर इन्हीं का रहा है। आपको एक जनरल सी बात याद जरूर रखनी है। जो दूसरे थे उनका नाम था जोसेफ ब्रोज टिटो, जो कि यूगोस्लाविया से संबंधित थे। अब यहां पर यह बात आती है यूगोस्लाविया के बारे में। देखिए यूगोस्लाविया जो है ना आज के समय इसका नाम सर्बिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में सर्बिया पूछ लिया जाता है तब भी इसका नाम यही है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तीसरे जो थे उनका नाम था गमाल अब्दुल नासिर, जो कि मिस्र से संबंधित थे। और जो चौथे और पांचवें नंबर के थे इन्होंने इस आंदोलन का काफी बड़ी मात्रा में सपोर्ट किया था, ठीक है ना। तो उनके जो नाम थे जैसे कि सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया से संबंधित थे और वाने एनकुरमा जो कि घाना, ये कहां पर है, पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। तो ये थे 5 संस्थापक सदस्य जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलनों के बारे में। तो देखिए बच्चों जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन था वह 1961 में यूगोस्लाविया, जिसका आज का नाम सर्बिया है, मैंने आपको बता दिया था। तो इसकी जो राजधानी है वो है बेलग्रेड, यहां पर हुआ था, ठीक है। और उस समय जो सदस्य देशों ने भाग लिया था वह 25 देश थे। ये तो होगी कॉमन सी बात। अब आते हैं 2006 वाले में। तो 2006 में तो क्यूबा की जो राजधानी है उसका नाम है हवाना। तो हवाना के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था और अब इसके सदस्य देशों की जो संख्या थी वह 25 से बढ़कर कितनी होगी, 116। अब क्या था 2019 में 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ हाल ही फिलहाल में। अब यहीं से क्वेश्चन आप बच्चों के लिए ये है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो 2019 में 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था वह किस देश में हुआ था पहला, और उस समय सदस्य देशों की जो संख्या थी वह कितनी थी। तो आप मुझे इन 2 के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इससे आपकी भी काफी जानकारी अच्छी होगी और नॉलेज भी आपकी अच्छी तो बनी ही रहेगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आप इसे टॉपिक मत मान लीजिएगा, इसे आप एक तरीके से क्वेश्चन ही मान लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है आप बच्चों से कि जो ये गुट निरपेक्षता की जो नीति थी ना ही ये पृथकतावाद की थी और ना ही ये तटस्थता की थी, समझाइए किस प्रकार। तो ये जो क्वेश्चन है वो 4 और 6 दोनों में आ जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू काफी अच्छे से ध्यान में रखनी है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगा। आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये पृथकता का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन। तो अभी आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में क्या है कि जो लोग कोविड के पेशेंट है जिन्हें कोरोना हो चुका है तो वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं घर पर ही, यानी अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, ताकि दूसरे जनों को भी ना हो जाए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब जो है वो है अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूरी। अब इसे हम एक मिलते जुलते उदाहरण की सहायता से समझते हैं ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई और अमेरिका को जो आजादी मिलती है वो 4 जुलाई 1976 में मिलती है। अब आपके माइंड में ये आएगा क्या अमेरिका भी किसी देश का उपनिवेश रहा है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जी हां बच्चों, अमेरिका जो है वह भी एक देश का उपनिवेश रहा है। उसका क्या नाम था? उसका नाम ब्रिटेन ही था, ठीक है। तो जिन्होंने भारत के ऊपर भी 150 से 200 साल राज किया, तो ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिनने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रखा है। ये छोटे मोटे नॉलेज आपको ध्यान में जरूर रखनी है। तो यहां पर एक खास बात यह आती है कि जब से अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी तो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। तो अपने आप को उसने पृथकतावाद यानी कि अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा था, वह इन चीजों में नहीं पड़ा था। इसका क्या रीजन था? तो इसका रीजन ये था कि अमेरिका जो है वह अपने आप को एक इकोनॉमिकल
पॉलिटिकल और सोशल तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, तो वह अपनी कंट्री के विकास के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता रहा और अपनी ही कंट्री के अंदर अमेरिका ने काफी तेजी से ग्रोथ भी पाई, क्योंकि उसकी जो स्थिरता थी ना उस देश की, वह पूरी तरह बिखरी हुई थी। तो अलग अलग राष्ट्रपति आए, उन सब ने काफी विकासात्मक योजनाएं बनाई, यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड। और आज के समय पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जो है वो किस प्रकार की कंट्री है। ठीक है, तो बच्चों ये तो था पृथकतावाद का एक मिलता जुलता उदाहरण, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो देखिए क्या था कि अमेरिका ने पृथकतावाद की विदेशी नीति अपनाई, लेकिन इसके विपरीत अपोजिट गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसके अंदर ये भारत भी इंक्लूड है, तो इसने क्या किया, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जो प्रतिद्वंदी गुट थे, यानी जो कॉम्पिटिटर जो गुट थे, ग्रुप्स थे, उनके बीच में मध्यस्थता की नीति को अपनाया। यानी कि वह जो थे वह गुटों में तो शामिल नहीं थे, वह चाहते थे, यानी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जैसे जो देश थे, खासकर भारत भी इसके अंदर है, तो ये चाहते थे कि ये जो शीत युद्ध है वह समाप्त हो जाए और दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इसलिए वह मध्यस्थता की नीति को अपनाए रखते थे। और एक चीज और बात है कि इस गुटनिरपेक्ष देशों की जो ताकत थी ना, वह उनकी यूनिटी से रिलेटेड थी, कि इन देशों के बीच में एकता जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। एक ये भी रीजन था इस आंदोलन का बने रहने का। तो बच्चों इसी प्रकार ये कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी, ना ही वह पृथकतावाद की थी और ना ही वह तटस्थता की थी, क्योंकि यहाँ पे तटस्थता का जो मतलब है वो ये होता है कि युद्ध में शामिल ना होना, यानी एक तरीके से अलग रहना। क्योंकि बच्चों क्या था कि ऐसे बहुत से रीजन है, कारण है, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे ना, तो वह भी युद्ध में शामिल हुए थे और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया। हो रहे जो युद्ध थे ना उनके अंत के लिए भी काफी ज्यादा प्रयास किए, यानी कि कोशिशें की। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि ये जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, ना ही वह पृथकतावाद की है और ना ही वह तटस्थता की है। अब बात आती है भारत की, कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका थी। ठीक है, शीत युद्ध और भारत के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए शीत युद्ध के दौरान भारत की जो भूमिका थी ना, वह दो स्तर पे, यानी 2 लेवल्स पे काम कर रही थी। तो एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने आप को दोनों ही महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा, और दूसरे स्तर पे भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से जो देश आजाद हुए थे, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के जो देश थे, नए देश, तो उन देशों के खिलाफ भारत ने पुरजोर विरोध किया, ताकि वह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना हो जाए। भारत की जो नीति थी, ना ही वह नकारात्मक थी और ना ही वह निष्क्रिय थी। तो नेहरू जी के द्वारा यह बयान दिया गया कि गुटनिरपेक्षता जो है वह पलायन की नीति नहीं है, क्योंकि भारत जो था उस समय वह शीत युद्ध के दौरान सक्रिय भूमिका निभा रहा था, और साथ ही दोनों गुटों के बीच में जो मतभेद होते थे उनसे कम करने का भी काम करता था, और वह मध्यस्थता और साथ ही संवाद की नीति को कायम रखता था, ताकि इन दो देशों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसे शांत कराया जा सके। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये भी देखने को मिलता है। तो 1950 के दशक में भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यही कारण माना जाता है भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति को लेके, कि किस प्रकार वह शीत युद्ध के दौरान अपनी भूमिका प्रदान कर रही थी। अब बात यह भी आके खड़ी होती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुआ। तो देखिए बच्चों, भारत को लाभ जरूर हुआ। वो क्या था? पहला जो था वो था कि भारत जो है अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर फैसले लेने लग गया। दूसरा क्या था कि जो भारत था वह स्थिरता की नीति का पालन कर रहा था। भारत ने अपनी नीति को कुछ इस प्रकार अपना रखा था कि समय अनुसार उसमें वह चेंजेस भी ला रहा था। जैसे अगर उसके ऊपर किसी एक महाशक्ति का दबाव पड़ता तो वह दूसरी महाशक्ति के साथ जुड़ जाता, अगर उसका दूसरी शक्ति के साथ दबाव पड़ता तो वह पहली महाशक्ति के साथ जुड़ जाता। तो इसलिए समय के अनुसार वह परिवर्तन यानी कि चेंजेस वाली पॉलिसी को भी अपना रहा था, और साथ ही अपने आप को भारत ने स्वतंत्र रखा, निष्पक्ष रहा और प्रभुत्वशाली भी दिखा। तो बच्चों ये थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हुए भारत को कुछ लाभ। जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसकी आलोचना की गई थी। अब वो किस प्रकार से की गई थी, आइए जानते हैं इसी के बारे में कि जो आलोचक थे उन्होंने भारत की इस गुटनिरपेक्षता की नीति की किस प्रकार से आलोचना की। देखिए वैसे तो भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वह कई प्रकार से इसकी आलोचना की गई, लेकिन कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक दे रखे हैं।
उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहला क्या है, वो है सिद्धांत विहीन। कहने का मतलब आलोचकों का यह तर्क था कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है वह सिद्धांत विहीन है। आलोचकों के कहने का मतलब यह था कि भारत जो है वह अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई भी अपना पक्ष नहीं लेता, यानी अपने आप को बचाता है, वह एक तरीके से सेफ साइड रखता है। और आलोचकों ने यह भी कहा है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता की कमी है या है ही नहीं, और इसी के साथ कई बार भारत की जो स्थिति है वो विरोधाभास की रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि 1971 में, तो ये वही साल था जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। कहां से? पूर्वी पाकिस्तान से। तो क्या था कि 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर यानी कि साइन किए थे, और भारत का जो उस समय रवैया जो था वह सोवियत संघ की तरफ एक तरफा था। सबको ये लग रहा था कि भारत एक तरीके से सोवियत संघ का पूरा साथ दे रहा है, लेकिन भारत ने अपना पक्ष कुछ इस प्रकार से रखा कि जब बांग्लादेश संकट हुआ था तब भारत को राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, तो इसलिए उसने सोवियत संघ का साथ लिया। तो ये भारत की तरफ से पक्ष रखा गया था। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप 1971 के वॉर के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्री है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको गूगल और यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में A to Z जानकारी। आई होप कि आपको ये काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी होगी। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपसे आस्क किए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा उनके आंसर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के लास्ट पार्ट के साथ जो कि काफी शॉर्ट होगा। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।